नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की तीसरी जो विचारधारा थी मानव पर्यावरण संबंधों के संदर्भ में नवनिश्चयवाद के बारे में। इससे जो पहले के जो लेक्चर थे उसमें हमने पढ़ा था निश्चयवाद के बारे में, संभववाद के बारे में। एक बार बात करते हैं इनके बारे में वापस। निश्चयवाद हमने देखा था कि रेडजेल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था और यह एक पर्यावरणवादी विचारधारा थी। इसे पर्यावरणवाद भी कहा गया था कि प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है। प्रकृति जैसे चाहती है वैसे ही मनुष्य को करना होता है। ये एक अतिवादी विचारधारा थी और जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया 17वीं 18वीं शताब्दी आते आते तकनीक ने तेज़ी से विकास किया और इसकी वजह से फिर हम देखा कि मनुष्य जो है प्रकृति में परिवर्तन कर रहा है अपने अनुसार। उसने कई आविष्कार भी कर लिए। तो फिर एक नई विचारधारा का उदय हुआ जिसने यह माना कि नहीं, प्रकृति सब कुछ नहीं है, मानव जो है वो सक्षम है। प्रकृति मात्र एक परामर्शदाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इसके प्रवर्तक थे फ्रांसीसी विद्वान ब्लास मोदे, उन्होंने कहा नेचर इज़ नेवर मोर देन एडवाइजर, यानी कि प्रकृति केवल मनुष्य को सलाह दे सकती है कि वो ऐसा करे या ऐसा करे। ऐसा मनुष्य करना जो है वो करेगा या नहीं करेगा या किस तरीके से करेगा वो पूर्ण रूप से मानव पर ही डिपेंड होता है। प्रकृति केवल संभावनाएं दे रही है, कहीं पे अनिवार्यता नहीं है, बल्कि संभावनाएं, और वो संभावनाएं कैसे मनुष्य यूज़ करता है वो सब किस पे डिपेंड है, मनुष्य पर। तो मानव जो है वो प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है। धीरे धीरे जब संभववाद की विचारधारा के बाद में कई ऐसी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स आ गई और ऐसा भी कई जगह देखा गया कि मनुष्य ने प्रगति तो कर ली, फिर भी कई ऐसी घटनाएं थी प्रकृति की जो कि मनुष्य के जो नियंत्रण से परे थी। भूकंप है, ज्वालामुखी, ऐसी घटनाएं जिनके बारे में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता था, वो मात्र एक मूक दर्शक के रूप में था। तब ये बात कहेगी कि नहीं, न तो प्रकृति ही सर्वेसर्वा है, न ही मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। और नई विचारधारा का विकास हुआ जब जिसे नवनिश्चयवाद कहा जाता है। आज हम इसी विचारधारा के बारे में डिटेल से देखेंगे कि नवनिश्चयवाद या नियर डिटर्मिनिज्म जो है विचारधारा है उसके बारे में हम देखेंगे कि किसने इसे दी और इसमें क्या कहा गया, विद्वानों ने क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं। नवनिश्चयवाद यह निश्चयवाद एवं संभववाद के विपरीत मध्यम मार्ग की विचारधारा है। हमने बात की थी निश्चयवाद की और संभववाद की, तो ये दोनों ही अतिवादी दर्शन थे जो कि एक पर डिपेंड थे कि जैसे निश्चयवाद की प्रकृति ही सब कुछ है और संभववाद की मानव ही सब कुछ है, यानी कि दोनों बहुत ही ज़्यादा अतिवादी विचारधारा थी। तो एक तीसरी विचारधारा यानी कि इनके बीच का मार्ग कि नहीं, दोनों में सामंजस्य है। तो तीसरा जो मार्ग के रूप में जिस विचारधारा का विकास हुआ उसे नवनिश्चयवाद कहा जाता है। इसे रुको या जाओ नियतिवाद भी कहते हैं। रुको या जाओ नियतिवाद कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो है वो निश्चित रूप से उसने प्रगति की है और वो अपने अनुसार प्रकृति में परिवर्तन भी कर रहा है, लेकिन उसे कोई भी कार्य करने के लिए आगे जाने से पहले उसे कुछ समय रुकना चाहिए और वो ये देखना चाहिए कि प्रकृति किस दिशा में जाने के लिए उसे संकेत दे रही है, प्रकृति के द्वारा उसे क्या संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि यदि वो प्रकृति के अनुसार नहीं चलेगा या उसके विपरीत जाने की कोशिश करेगा तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे या उसको इकोनॉमिकली जो है उसकी लागत बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे बात की जाती है कि वर्षा करवा सकता है डेजर्ट में, मनुष्य संभव कर सकता है, तो अब इसकी संभावनाएं जो है वो कुछ ही हैं। प्लस यदि वो वर्षा करवाता भी है तो उस डेजर्ट में, तो वहाँ पे उसको बहुत अधिक लागत आएगी, तो वो उसके लिए इकोनॉमिकली ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो उसे पहले देखना चाहिए कि प्रकृति जो है वो किस ओर से संकेत करती है और उसके बाद आगे की तरफ जाना चाहिए। इसे ही कहते हैं रुको और जाओ नियतिवाद। इस संकल्पना का प्रतिपादन अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने 1951 में अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी में भूगोल जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी में किया था। तो इस संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर, जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। उनकी बुक आई थी 1951 में जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी, जिसमें उन्होंने इस संकल्पना प्रतिपादित की थी। जो जियोग्राफी से जो रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं जैसे नेट है, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि ये बुक जो है वो कौन से विद्वान की है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि ग्रिफिथ टेलर ने कौन सी बुक लिखी थी, या जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी जो बुक है
वो किस विद्वान की है? तो इसका आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर। इस प्रकार एक और विद्वान है जी टेंथम, इन्होंने से क्रियात्मक संभववाद कहा है कि मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा संभव हो सकता है कोई भी कार्य। तो इन्होंने इसे अलग नाम दिया। तो अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। इस विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति से उतना ही दोहन करना चाहिए जितना वो उससे लौटा सके। ये विचारधारा इस बात पे बल देती है मनुष्य जितना प्रकृति को पुनः दे सकता है उसे उतना ही दोहन करना चाहिए। जो अंधाधुंध दोहन करेगा तो संसाधनों का जो जैविक तंत्र है वो पुनः प्रारंभ नहीं हो पाएगा और संसाधन जो है वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे। संभववाद ने मानवीय कार्यों को इतनी अधिक महत्ता दी कि इससे कई पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हो गई, जिस कारण विद्वानों ने यह माना कि विश्व एक अंतरिक्ष यान की भांति है जिसमें संसाधन सीमित है और अतः यदि हमने संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग नहीं किया तो मानव जाति विलुप्त हो जाएगी। तो संभववाद में मानवीय कार्यों को महत्ता दी गई, उसे प्रोत्साहन दिया गया। उसका एक ही परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी जो पर्यावरणीय समस्याएं भूमंडलीय स्तर पे आने लगी। जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योगों की वजह से कई ऐसे गैसेज रिलीज हुई, पर्यावरण में प्रदूषण हुआ, पर्यावरण विकृति आने लगी। ओजोन जो लेयर थी, ओजोन गैस की जो लेयर है वो पतली होने लग गई। जो पराबैंगनी किरणें थी वो पृथ्वी पर आ गई। ग्लोबल वार्मिंग हम देखते हैं, भूमंडलीय तापन जैसी समस्या जो है वो जो है सामने आने लगी। तो ऐसी जो समस्याएं आई, फिर मंथन किया विद्वानों ने, तो ये देखा गया कि नहीं, मानव को मतलब उसके अच्छा अनुसार कार्य करेगा तो कई प्रकार की समस्याएं जो है वो खड़ी होने लग जाएगी। उससे प्रकृति से विमुख होकर कार्य नहीं करना चाहिए, उससे प्रकृति की तरफ भी सोचना चाहिए। यदि विमुख होकर कार्य करेगा तो उसके परिणाम जो है वो उसे ही भुगतने पड़ेंगे। तो कई पर्यावरणीय समस्याएं आ रही थी। विद्वानों ने कहा कि यह विश्व जो एक अंतरिक्ष यान की भांति है जिसकी अर्थव्यवस्था भी अंतरिक्ष यान की सीमित सामग्री की तरह है। तो जैसे एक अंतरिक्ष यान चलाने के लिए वो सीमित जो भी सामग्री उपलब्ध होती है उसके आधार पर कार्य करना पड़ता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी जो संसाधन है वो अधिक नहीं है, असीमित नहीं है, संसाधन सीमित है। और यदि उनका नवीनीकरण भी होता है तो वो हजारों लाखों वर्ष लेगा। तो इसीलिए उपयोग करने के बाद में वो संसाधन वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा और वापस वो संसाधन के रूप में आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, चक्रण में भी टाइम लगेगा। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम संसाधनों का जो उपयोग है वो सीमित करें, उनकी वैकल्पिक उपयोग जो है वो विकसित करें, तब जाकर हमारी जो पीढ़ियां हैं आगे की पीढ़ियों को भी संसाधन उपलब्ध होंगे। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मानव जाति भी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो सभ्यता है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों के आधार पर ही विकसित हुई है। अब यदि संसाधन ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य जाति है उसके विलुप्त होने का या उसके जो जीवन पे खतरा मंडाने लग जाएगा। तो बढ़ती जनसंख्या, सभ्यता की प्रगति को देखते हुए संसाधनों पर पूर्णतः अंकुश लगाना संभव नहीं है, क्योंकि मानव को पुनः जंगली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। लेकिन प्रकृति को विकृत होने से बचाने के लिए पोषणीय या धारणीय विकास की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मनुष्य ने प्रगति की है, मनुष्य की सभ्यता है वो कहाँ पहुँच गई है, मनुष्य चांद पर जा रहा है, तो मनुष्य ने प्रगति की है और प्रकृति के संसाधनों का दोहन के द्वारा ही ये प्रगति की है। तो जब समस्याएं आने लग गई तब विचार हुआ कि संसाधनों के उपयोग को एकदम से रोका नहीं जा सकता, कि हम ये नहीं कर सकते संसाधनों के उपयोग को रोक दें, जो हमारे उद्योग हैं उनको वहीं पे समाप्त कर दें या रोक दें। तो ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी जो मांग है वो पूरी नहीं होगी। प्लस मनुष्य जो है जिस अवस्था से जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाएगा, आदिकाल में पहुँच जाएगा। तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता है कि मनुष्य के विकास को ही रोक दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में फिर एक जो संकल्पना है या नई बात जो है विद्वानों ने कही वो थी पोषणीय विकास या धारणीय विकास की या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। विद्वानों ने कहा विकास तो होना चाहिए, विकास ऐसा होना चाहिए जो कि पोषणीय हो, धारणीय हो, प्रकृति द्वारा धारित किया जा सके, प्रकृति पर इसका बोझ नहीं पड़े। यानी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करें, संसाधनों का उपयोग करें, लेकिन इस प्रकार करें कि वो हमारी पीढ़ी के साथ समाप्त नहीं हो जाएं, बल्कि अगली पीढ़ी तक भी वो संचित रहें। प्रकृति का जो विकास वो पोषणीय आधार पर होना चाहिए और
इसके अलावा ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें जो कि अक्षय हैं, जिनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा। ऊर्जा की हम बात करें तो कोयला है जो कि जीवाश्म ईंधन है, तो उससे जो गैस रिलीज होती है तो उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो उसकी जगह हम पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के जो उपयोग किया जाना चाहिए। तो अन्य इस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए कि संसाधनों का उपयोग भी सीमित हो और हमारी आवश्यकताएं भी सीमित हो, तथा अगले वाली पीढ़ी के लिए भी हम उन संसाधनों को रोक के रख सकें। यही जो है वो पोषणीय विकास होगा। ग्रिफिथ टेलर की हम बात करें, वो इसके प्रवर्तक थे, संस्थापक थे। इन्होंने बताया कि मानव किसी देश के विकास की गति को तेज या धीरे या अवरुद्ध करने में सक्षम है, लेकिन यदि वह विवेकशील है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों से दूर रहकर ऐसा नहीं करना चाहिए। वह किसी बड़े शहर के यातायात नियंत्रक के समान है जो गति को परिवर्तित तो कर सकता है लेकिन प्रगति की दिशा को नहीं। ग्रिफिथ टेलर जो हैं, जिन्होंने कि नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किया था, उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया था कि मानव जो है वो किसी देश के विकास की गति को तेज भी कर सकता है और उसे कम भी कर सकता है, और यहाँ तक कि वो इतना सक्षम है कि उसे रोक भी सकता है। लेकिन यदि वो विवेकशील है, जैसा ही मानव को विवेकशील मानव माना जाता है कि जो प्राणियों में सबसे अधिक विवेक जो है वो मानव के पास ही है, तो उसे जो प्राकृतिक वातावरण के जो निर्देश हैं उनसे दूर रहकर ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने मानव की स्थिति मानी है कि शहर का जो चौराहा होता है वहाँ पर जो यातायात नियंत्रक होता है वो क्या कर सकता है, जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी स्पीड को कम कर सकता है, उनको एक बार की कुछ समय के लिए उनकी स्पीड को रोक सकता है या उनको जाने दे सकता है, लेकिन उनकी दिशा को थोड़ी परिवर्तित कर सकता है। अब यदि किसी व्यक्ति को कोई जो गाड़ी आ रही है उसको यदि जयपुर जाना है तो वो जयपुर ही जाएगी, उसे वो दिल्ली या अन्य कहीं पे नहीं भेजेगा। तो वो उसकी ज़्यादा से क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है कुछ समय के लिए, तो उसकी दिशा थोड़ी परिवर्तित कर देगा। उसी प्रकार मनुष्य है वो कम ज़्यादा कर सकता है, जैसे जहाँ पे उसने तकनीक बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है तो उसको बढ़ा देगा, और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे वो कम रहेगी, लेकिन उस दिशा को वो रोक नहीं सकता। और यदि मानव विवेकशील है, विवेक से कार्य करेगा, तो उसे प्रकृति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, उससे प्रकृति विपरीत जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। श्राडर, इन्होंने ये भी नवनिश्चयवादी विचारक थे। इनकी बुक आई थी द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। इसमें उन्होंने बताया कि विज्ञान का आदर्श दबाव न होकर समन्वय होना चाहिए, और मानव भूगोल का नारा प्रकृति की विजय अधीनता न होकर उसके साथ सहयोग होना चाहिए। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही कि विज्ञान जो है वो दबाव नहीं लाना चाहिए, विज्ञान का आदर्श जो है वो समन्वय होना चाहिए कि प्रकृति और मानव के मध्य समन्वय किया जा सके। और मानव भूगोल का जो नारा है वो प्रकृति की विजय या अधीनता न होकर उसके साथ सहयोग का होना चाहिए, उसके साथ प्रकृति को सहयोग करना चाहिए, न कि उसके साथ विरोध। आगे हम देखें कार्ल सावर। कार्ल सावर ने इसे आधुनिक युग का निश्चयवाद कहा है कि है तो ये निश्चयवाद जैसे, क्योंकि प्रकृति है वो जो है वो पूर्णतः प्रकृति जो है वो मानव के अधीन नहीं है। लेकिन आधुनिक युग में ये परिवर्तन कर दिया गया कि निश्चयवाद ने जहाँ प्रकृति को सब भी कुछ मान लिया था, इसमें मानव के जो कार्यों को महत्ता दी गई, इसलिए इसे कार्ल सावर ने आधुनिक युग का निश्चयवाद कहा। इन्होंने प्रकृति तथा मानव के मध्य समायोजन को प्रधानता दी। उन्होंने कहा प्रकृति और मानव के मध्य समायोजन है, सहयोग है, समन्वय है, न कि विरोध। इसका जो स्पेट हैं, उन्होंने नवनिश्चयवाद को निश्चयवाद एवं संभववाद की चरम विचारधाराओं के बीच का दर्शन माना है। स्पेट महोदय के अनुसार नवनिश्चयवाद जो है वो निश्चयवाद एवं संभववाद की जो चरम विचारधाराएं थी, जो अतिवादी विचारधाराएं थी, उनके बीच का मार्ग अवेलेबल करवाता है कि दोनों जो है मतलब कि एक दूसरे पर हावी नहीं है बल्कि एक साथ दूसरे के सहयोगी है। यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि पर्यावरणीय नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन इसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में भी बंधा नहीं जा सकता। तो इस विचारधारा ने ये कहा कि हाँ, पर्यावरणीय नियंत्रण की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। मानव जो है वो पर्यावरण के नियंत्रण से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता, लेकिन वो इतना भी मतलब कि
प्रकृति के सम्मुख दास की स्थिति नहीं है कि वो उन सीमाओं में बंधा हुआ है और उन सीमाओं से बाहर जाके अपने लिए कुछ परिवर्तन नहीं कर सके, बल्कि वास्तव में ये स्थिति है कि वो पर्यावरण नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण में होने के बावजूद भी वह अपने अनुसार पर्यावरण में जो है परिवर्तन करने में सक्षम है। इस तरह न तो प्रकृति का मानव पर नियंत्रण है और न ही मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है, बल्कि दोनों में सहयोग है, सामंजस्य है। और ये सहयोग और सामंजस्य रहेगा तभी मानव प्रगति कर सकता है, मानव की जो प्रजाति है वो विकसित हो सकती है। और यदि मनुष्य उसके विपरीत जाने की कोशिश करेगा तो उसे परिणाम भुगतने पड़ते ही हैं। जैसे कि हम देखते हैं मनुष्य ने अपनी प्रकृति, जैसे पहाड़ बनाए हैं प्रकृति ने, तो पहाड़ है वो निवास के लिए नहीं बनाए गए हैं, लेकिन मनुष्य ने उनको हिल स्टेशन के रूप में डेवलप किया, वहाँ पे पेड़ों को काट कर होटल्स बना दिए। अब जैसे ही वहाँ पे वर्षा होती है तेज़ गति से, तब क्या होता है उस स्थिति में वहाँ पे भूस्खलन होता है, जो है चट्टानें जो नीचे की तरफ गिरने लग जाती है, और जब गिरती है तो कई बस्तियां हैं वो उजड़ जाती है। यानी कि अंततः जाकर नुकसान जो है वो मनुष्य को ही होता है। तो यदि मानव पर्यावरण के विपरीत या विरुद्ध जाने की कोशिश करेगा तो उसे जो है परिणाम भुगतने पड़ेंगे, लेकिन यदि वह उसके साथ सहयोग करेगा, सामंजस्य करेगा, तो उसे बेनिफिट ही रहेगा, निश्चित रूप से उसे बेनिफिट रहेगा। तो पर्यावरण और प्रकृति दोनों सहयोगी है, दोनों में सामंजस्य है, न कि विरोध। यही नवनिश्चयवाद का नारा था कि प्रकृति और मानव में से कोई भी जो है दोनों एक दूसरे के पूरक है, ना कि विरोधी। तो आज हमने नवनिश्चयवाद की जो आधुनिक जो विचारधारा थी उसके बारे में बात की, जिसमें कि प्रकृति को भी महत्व दिया गया था और मानव के कार्यों को भी महत्ता दी गई थी। धन्यवाद।